ऑल राइट डियर, क्या हाल चाल आप सभी के। देखो, आज लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर टोटल आपके तीन टाइप्स की ब्रांच होती हैं। पहला डिपेंडेंट ब्रांच, दूसरा इंडिपेंडेंट और तीसरा फॉरेन ब्रांचेस। डिपेंडेंट ब्रांच में मैंने आपको बताया था चार मेथड्स होते हैं। चारों मेथड्स में से जो पहला मेथड था डेटर्स मेथड, वो हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में। तो आज कुछ और कॉन्सेप्ट उसके अंदर ऐड होने वाले हैं डियर। देखो, पहली क्लास में अगर मैं सब कुछ बता देता तो आप कहते हैं नमस्ते, ये ना हो पाएगा। अब हो पाएगा क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो चुका है। तो एक बार मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपने लास्ट क्लास में डियर क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में आपने ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर अगर लिखा हुआ होगा तो उसी में दिख जाएगा, अदरवाइज वैसे भी मैं समझा सकता हूं। ठीक है, ये था आपका ब्रांच अकाउंट। इसमें फॉर्मेट में मैंने आपको बताया था कि ये जो ब्रांच अकाउंट हेड ऑफिस की बुक्स में बनाया जाता है डियर, हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच को आप अपना डेटर मानते हो और उसको एक्सपेंस के नाम पे रिकॉर्ड करते हो। कैसे रिकॉर्ड करते हो? ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करके। ये एक तरीके का नॉमिनल अकाउंट होता है और इसके डेबिट साइड में वो एक्सपेंस आते हैं जो हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में हो रहे हैं। ध्यान देना, इसमें सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस आती हैं जो हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में होती हैं। पहला पॉइंट आता है इसके अंदर ओपनिंग एसेट्स, जैसे कि आपका स्टॉक, डेटर, फिक्स्ड एसेट्स, पेटी कैश, जो ब्रांच के पास पड़ी है डियर, ब्रांच के पास पड़ी है। उसके अलावा गुड्स सेंट टू ब्रांच डेबिट साइड में, और क्रेडिट साइड में इसका रिटर्न्स आता है बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच के नाम से, सेम है। इसके अलावा जो हेड ऑफिस ने डायरेक्टली पैसा भेजा ब्रांच को, एक्सपेंसेस के नाम पे। ध्यान देना, अगर ब्रांच के नाम पे हेड ऑफिस एक्सपेंस पे करता है तो टू कैश या बैंक अकाउंट के नाम से यहां पे आ जाएगा। सर अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हुआ तो डियर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से आएगा और यहाँ पे लायबिलिटी भी दिखाई जाएगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, तो डियर यहाँ पे हेड ऑफिस सारी एंट्रीज पास कर रहा है, उसी को सोच के आपको यहाँ पे पोस्टिंग करनी होती है। क्रेडिट साइड में ओपनिंग आपकी लायबिलिटीज आती हैं, ये यहाँ पे क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और डेबिट साइड में क्लोजिंग आपकी लायबिलिटीज। ठीक है, इसके अलावा जो पैसा ब्रांच हेड ऑफिस को भेजेगी, यानी कि बाय कैश या फिर बैंक अकाउंट के नाम से, वो यहां पे आ जाएगा। यूजुअली इसके अंदर दो आइटम्स होते हैं। पहला कैश सेल्स, क्योंकि वो कैश में माल बेच रही है ब्रांच, और कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। टोटल पैसा जो ब्रांच के पास आ गया वो सारा पैसा हेड ऑफिस को भेज दिया जाता है। अगर कुछ पैसा बचता है तो डियर यहां पे वो क्रेडिट आपके क्रेडिट साइड में बैलेंस सीडी के नाम पे दिखाया जाता है, कैश के नाम से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बट यूजुअली सारा पैसा डेली बेसिस पे जो ब्रांच है वो अपने हेड ऑफिस को भेज देती है। कभी कभार ऐसा भी होता है, जैसे ब्रांच ने चेक रिसीव किया और वो चेक ट्रांजिट में है, ट्रांजिट में, इन ट्रांजिट। इससे कोई मतलब नहीं है कि चेक ट्रांजिट में है डियर, ब्रांच ने तो अपना काम कर दिया ना। तो यहां पे टोटल कैश बैंक में आप क्या दिखाओगे? कैश जो आपने सेल्स करी, कलेक्शन जो आपने डेटर से किया, और चेक्स इन ट्रांजिट। हाँ, वो अलग बात है कि ये जो चेक्स इन ट्रांजिट है डियर, या तो आप इसको बाय कैश बैंक में दिखा दो या फिर आप अपने बैलेंस सीडी में दिखा दो चेक्स इन ट्रांजिट। वैसे लॉजिकल तो यही है कि चेक्स इन ट्रांजिट को बैलेंस सीडी में दिखाया जाए, क्योंकि वो अभी तक रिसीव नहीं हुआ। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं डियर आगे के कॉन्सेप्ट्स। देखो, आगे का कॉन्सेप्ट ये है कि कुछ कुछ चीजें ना यहां से गायब होने वाली हैं, कुछ कुछ चीजें यहां पे मिसिंग फिगर्स में जाने वाली हैं। मिसिंग फिगर्स में जो पहला आइटम होता है डियर, वो है आपका क्लोजिंग स्टॉक। तो यहां पे मेरे साथ आप एक हेडिंग डाल लो, आप मेरे साथ यहां पे एक हेडिंग डाल लो डियर। हेडिंग है आपका कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। कहां गया वो, मैंने लिखा था नीचे, कॉन्सेप्ट नंबर 1। यहां पे लिखो, हेडिंग डाल दो कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड मैनेजर्स कमीशन। सर ये तो दो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। अरे मैनेजर्स कमीशन तो खाली सिंपल कैलकुलेशन से आ जाएगा डियर। अब हम समझते हैं कि यहां पे डियर क्लोजिंग स्टॉक वो कैसे गायब करेगा, बताता हूं। डियर, क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए आपको एक सिंपल फॉर्मूले का यूज करना है। फॉर्मूला क्या है? सिंपल सा लॉजिक है भाई। ब्रांच के पास जो भी ओपनिंग स्टॉक होगा और जो भी गुड्स सेंट टू ब्रांच होगा, ये टोटल अवेलेबल स्टॉक आपकी ब्रांच के पास होगा अवेलेबल। इसमें से जो माल बेच दिया जाएगा, ध्यान देना, यहां पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की बात होगी। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट, गुड सेंट की कॉस्ट, और जितना माल बेच दिया उसकी कॉस्ट, इसको आप माइनस कर दोगे तो बचेगा ब्रांच के पास क्लोजिंग स्टॉक। बस यही आपको निकालना है। तो यहां पे लिखो मेरे साथ फॉर्मूला, क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू
क्लोजिंग स्टॉक एट ब्रांच इज इक्वल टू, यहां पे लिखो क्लोजिंग स्टॉक एट ब्रांच इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस गुड्स सेंट टू ब्रांच प्लस गुड्स सेंट टू ब्रांच, ठीक है, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब यहां पे डियर एक पंगा आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का। वो कैसे निकालेंगे डियर, वो आप ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हो। सर कहां पढ़ा, अभी बताता हूं डियर। वैसे तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपने कोई और सा चैप्टर ब्रांच से पहले पढ़ा होगा, बट अगर नहीं भी पढ़ा तो भी मैं आपको बता दूं, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो सेल्स होगी डियर, सेल्स, सेल्स में से प्रॉफिट को एलिमिनेट कर देना है, आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पे लिखो नोट, नोट में लिखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस प्रॉफिट, या फिर डियर, या फिर सेल्स इनटू में 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट मार्जिन। सर ये क्या कर दिया आपने, बताता हूं डियर, बताता हूं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो एग्जांपल, मान लो आपको गिवन है सेल्स 1,20,000 की, ठीक है, तो यहां पे आपको निकालनी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और आपको गिवन है क्वेश्चन में कि ब्रांच सेल्स गुड्स एट 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। ब्रांच जो है डियर वो आपकी 20% कॉस्ट पे माल बेचती है। तो यहां पे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,20,000 जो कि सेल्स का अमाउंट है, और क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रांच 20% प्रॉफिट पे माल बेचती है। तो इसका मतलब ये है डियर कि ये जो गिवन सेल्स है इसमें ऑलरेडी जो प्रॉफिट की परसेंटेज है जो कि 20% है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ऑलरेडी इंक्लूड्स प्रॉफिट, ऑलरेडी इंक्लूड्स प्रॉफिट। तो यहां पे आपको इसमें से प्रॉफिट एलिमिनेट करने के लिए, टू एलिमिनेट प्रॉफिट, टू एलिमिनेट प्रॉफिट आपको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू, ये जो सेल्स का अमाउंट है डियर, ऊपर देखो मैंने फॉर्मूला लिखा है सेल्स 1,20,000, इसको आप क्या करो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। सर 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करें, इसको डिवाइड करो 100 प्लस प्रॉफिट की परसेंटेज से यानी कि 120 से। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 100 प्लस 20 यानी कि 120, क्योंकि डियर इसके अंदर ऑलरेडी 20% इंक्लूडेड है, ऑलरेडी इंक्लूड्स 20% प्रॉफिट। तो मैं यहां क्या कर रहा हूं, इसको 120 से डिवाइड कर दूंगा ताकि ये 100% में तब्दील हो जाए, और 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि आप इसकी कॉस्ट कैलकुलेट कर सको। तो अगर आप इसकी कॉस्ट निकालोगे तो ये निकल के आएगा 1,00,000 रुपए। सेम वे में कोई भी अमाउंट आपको सेल्स का गिवन है तो, और क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ब्रांच जो है वो 20% प्रॉफिट कमा रही है कॉस्ट पे, तो डियर उसको आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है 120 से, मतलब जितनी भी परसेंटेज दी हो वो 100 में ऐड हो जाएगा। ये तभी होगा डियर पॉसिबल, ओनली व्हेन, ये वाला जो फॉर्मूला है ये तभी लगेगा डियर ओनली व्हेन प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन सेल्स। ये आपको तभी निकालना है डियर जब प्रॉफिट आपका सेल्स पे कैलकुलेट होता है, ठीक है, अदरवाइज आपको ये यूज नहीं करना, राइट। तो ये था आपका पहला कॉन्सेप्ट, इसको एक बार वीडियो पॉज करके नोट कर लो, फिर मैं आपको लेके चलता हूं आपके एक एग्जांपल पे डियर, क्वेश्चन करते हैं इसका, फिर हम चलेंगे आगे, प्लीज नोट इट डाउन जल्दी से।
ऑल राइट, आई होप आपने इसको नोट कर लिया है। अब हम चलते हैं आगे आपके क्वेश्चन पे। डन, आ जाओ मेरे साथ, निकाल लो आपका क्वेश्चन नंबर पहला, कॉन्सेप्ट नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन डियर। अच्छा ये तुमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 निकाल लो, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहां पे देखते हैं क्वेश्चन में आपको क्या दिया है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट शोइंग द प्रॉफिट और लॉस ऑफ ब्रांच। आपको क्या करना है, ब्रांच अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट लॉस निकालना है। तो आपको क्वेश्चन में दिया है ओपनिंग स्टॉक एट ब्रांच 15,000, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक एट ब्रांच 15,000, गुड सेंड टू ब्रांच 45। ये आप जानते हो दोनों डेबिट साइड में आ जाएंगे ब्रांच अकाउंट के। कैश सेल्स, डियर कैश सेल्स, यहां पे जो ब्रांच हेड ऑफिस को कैश भेजती है उसके अंदर कैश सेल्स आता है, ठीक है। तो ये कैश रेमिटेड मान लिया जाएगा, कैश रेमिटेड। अगर क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तो कैश रेमिटेड में एक तो कैश सेल आती है, कैश सेल आती है, और दूसरा आपका वो जो कैश कलेक्टेड होता है ना डेटर्स से, कैश कलेक्टेड, ये दोनों आपके कैश रेमिटेड में आता है। रेमिटेड का मतलब ट्रांसफर्ड, जो हेड ऑफिस को ब्रांच से कैश मिला, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैश, क्रेडिट साइड में आएगा। कैश सेंट टू ब्रांच फॉर सैलरीज एंड अदर एक्सपेंस, ये डेबिट साइड में आएगा डियर टू कैश के नाम से। ब्रांच को आपने कैश भेजा हेड ऑफिस के बेस पे। उसके बाद ड्यू टू सम अदर रीजन, ड्यू टू सम रीजन, किसी कारणवश क्लोजिंग स्टॉक कुड नॉट बी एसरटेन्ड, क्लोजिंग स्टॉक नहीं निकाला जा सका, बट इट इज नोन दैट, ये आपका नोन है कि ब्रांच यूजुअली सेल्स एट कॉस्ट प्लस 20%। तो आ गया केस वो वाला, ब्रांच यूजुअली अपनी कॉस्ट के ऊपर 20% का प्रॉफिट जोड़ के माल बेचती है। तो इसका मतलब ये जो 60,000 की सेल्स है डियर, इसकी गुड्स सोल्ड की कॉस्ट निकालने के लिए आपको क्या करना है, 100/120 से इसको डिवाइड कर देना है, आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, राइट। और क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक प्लस गुड सेंट माइनस आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। द ब्रांच मैनेजर इज एंटाइटल्ड, उसके बाद आपको दे रखा है क्वेश्चन में, द ब्रांच मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन द नेट प्रॉफिट ऑफ द ब्रांच बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो वो कह रहा है मैनेजर का कमीशन देने से पहले जो भी प्रॉफिट ब्रांच कमाती है डियर, उस पे 5% का प्रॉफिट आपको अपने मैनेजर को देना है। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, पहले मेरे साथ एक बार इसका ट्रीटमेंट लिखो, यहां पे मेरे साथ डियर एक बार नोट करो, ट्रीटमेंट ऑफ, ट्रीटमेंट, यहां पे लिखो ट्रीटमेंट ऑफ, ट्रीटमेंट ऑफ मैनेजर्स कमीशन। डियर मैनेजर का जो कमीशन होता है ये हेड ऑफिस के लिए एक एक्सपेंस होता है, एन एक्सपेंस फॉर हेड ऑफिस, और इसकी जो एंट्री पास होती है, एंट्री, क्योंकि ये एक एक्सपेंस है डियर, एक्सपेंस, तो यहां पे जो एंट्री पास होती है, इसकी एंट्री पास होती है ब्रांच अकाउंट डेबिट, आपने इसको एक्सपेंस बना के डेबिट कर दिया, और टू मैनेजर्स कमीशन, टू मैनेजर्स कमीशन अकाउंट, इसको आप यहां लायबिलिटी बना के पैदा करते हो। तो जब आप डियर ब्रांच अकाउंट बनाओगे, मैं लिख नहीं रहा हूं यहां पे, जब आप ब्रांच अकाउंट बनाओगे तो इसको हम ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड में ट्रीट करेंगे, किस नाम से, टू मैनेजर्स कमीशन के नाम से, ठीक है। क्योंकि ये एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होता है, अभी पे नहीं किया आपने, सिर्फ कैलकुलेट किया है, पे कर देते तो कैश बैंक में आता लेकिन क्योंकि ये अभी पे नहीं होता, बाद में पे होता है, तो ये लायबिलिटी बन के पैदा हो जाता है, डेबिट साइड में लिखते हैं आपका टू मैनेजर्स कमीशन आउटस्टैंडिंग, ठीक है। ये आपका ट्रीटमेंट होता है, इसको लिखो। फिर हम शुरू करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 प्लीज नोट इट डाउन। डन, लिख लिया आपने, क्या आपने इसको लिख लिया है, ऑल राइट डियर। अब आ जाओ मेरे साथ आपके क्वेश्चन नंबर 2 पे।
हाँ जी डियर, तो आई होप आपने इसको लिख लिया है। अब आ जाओ मेरे साथ आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में डियर सबसे पहले यहां पे बनाओ ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट फॉर्मेट बना लो छोटा सा, ज्यादा बड़ा फॉर्मेट नहीं है, बस इतने में ही आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ये आ गया आपकी डेबिट साइड और इधर आ जाएगी आपकी क्रेडिट साइड। ऑल राइट डियर, सबसे पहले सबसे पहले आएगा आपका ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक। आप जानते हो ब्रांच की ओपनिंग एसेट से शुरुआत होती है डियर। तो यहां पे लिखो मेरे साथ टू बैलेंस बीडी। आपको क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दिया है 15,000 का, तो यहां पे लिखो बैलेंस बीडी में स्टॉक। स्टॉक आपको दिया है 15,000, ठीक है। इसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया है गुड्स सेंट टू ब्रांच, तो यहां आएगा डेबिट साइड में टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। गुड्स सेंट टू ब्रांच में आपको दिया है डियर आपका 45,000, 45, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को कुछ कैश भेजा, दो एक्सपेंस के लिए कैश भेजा, एक आपका सैलरीज और एक आपका अदर एक्सपेंस। तो डेबिट साइड में एक और एक्सपेंस आएगा टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट ये आपके एक्सपेंसेस हैं, एक तो सैलरीज ये 5,000 और दूसरा आपका अदर एक्सपेंस 2,000। 7,000 आपका एक्सपेंस यहां पे ब्रांच का हो गया है, मतलब ब्रांच को जो हेड ऑफिस ने कैश भेजा। इसके बाद क्रेडिट साइड में आती है डियर आपकी रेमिटेंस बाय कैश अकाउंट। यहां पे ध्यान देना, रेमिटेंस के अंदर, रेमिटेंस का मतलब होता है जितना कैश हेड ऑफिस को ब्रांच से रिसीव हुआ, और इसके अंदर आएंगी आपकी कैश सेल्स। सर आपने तो कहा था सेल्स को हम रिकॉर्ड ही नहीं करते, नहीं कर रहे हैं रिकॉर्ड। ये वो कैश है जो पूरा का पूरा कैश सेल्स का अमाउंट ब्रांच हेड ऑफिस को भेज देगी, ठीक है। तो यहां पे अमाउंट आपको दिया था 60,000 डियर, 60, ठीक। अब आखिरी में क्रेडिट साइड में निकल के आएगा आपका बैलेंस सीडी। ये है आपका क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जो कि आपको क्वेश्चन में नहीं दिया, ये हम निकालेंगे वर्किंग नोट 1 से, ठीक है, वर्किंग नोट 1 से। और आपको एक चीज और दी है क्वेश्चन के अंदर, मैनेजर का कमीशन। तो डेबिट साइड में लिख दो टू मैनेजर्स कमीशन। टू मैनेजर्स कमीशन ये वर्किंग नोट 2 से निकालेंगे, वर्किंग नोट 2। अब डियर नीचे आ जाओ मेरे साथ आपके कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक पे। तो यहां लिखो वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, मैंने आपको बताया था क्लोजिंग स्टॉक निकलता है आपके ओपनिंग स्टॉक से। क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक, तो थोड़ा जूम कर रहा हूं मैं, प्लस गुड सेंट माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक। ओपनिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है 15,000, गुड सेंट 45, 45,000 के गुड सेंट आपको दिए हैं, माइनस सेल्स, माइनस मत कर देना, जीरो आएगा। अरे 60,000 का माल आपने सेल किया है, लेकिन हमें सेल थोड़ी माइनस करनी है, हमें इसकी कॉस्ट माइनस करनी है। और डियर क्वेश्चन कह रहा है कि आपने 20% कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट डाल के गुड्स बेचे हैं, तो ये जो 60,000 है इसको हम कन्वर्ट कर देंगे आपकी कॉस्ट में, कैसे, इनटू 100 अपॉन में 120, ठीक। तो ये था आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब निकाल लो क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना आ रहा है, तो ये हो गया 15,000 प्लस 45 एंड माइनस आपका, बताना कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 50,000, 50,000,
माइनस कर दो 50, तो डियर निकल के आएगा आपका 10,000 रुपीज का क्लोजिंग स्टॉक। 10,000, यही 10,000 आपको यहां पे पुट कर देना है, 10,000। ठीक है, अब डियर एक बार टोटल निकाल लो, कौन सी साइड आपकी ज्यादा आ रही है। कैलकुलेटर कहां गया मेरा, एक बार कैलकुलेट कर लो आपकी कौन सी साइड ज्यादा आ रही है। तो क्रेडिट साइड आ रही है 70, ठीक है, और डेबिट साइड आ रही है आपकी 67। ठीक है, तो आपकी क्रेडिट साइड अभी भी ज्यादा है, यानी कि प्रॉफिट है। अब डियर मैनेजर के कमीशन में मैं आपको एक बार लैंग्वेज पढ़वाता हूं, क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है मैनेजर के कमीशन के लिए, ये कह रहा है कि branch manager is entitled to a commission of 5% of the net profit of the branch before charging such commission. तो डियर मैनेजर का कमीशन देने से पहले कितना प्रॉफिट ब्रांच ने कमाया, वो है आपका 3,000। कैसे आया इधर देखो, वर्किंग नोट 2, यहां लिखो वर्किंग नोट 2। मैनेजर्स कमीशन इज इक्वल टू, मैनेजर्स कमीशन इज इक्वल टू आपका टोटल क्रेडिट साइड, टोटल क्रेडिट साइड ऑफ ब्रांच अकाउंट माइनस टोटल डेबिट साइड एक्सक्लूडिंग मैनेजर्स कमीशन। यार आप बात को समझो, क्वेश्चन कह रहा है मैनेजर का कमीशन देने से पहले जो प्रॉफिट ब्रांच ने कमाया उसका 5%। अब ये जब आप निकाल लोगे तो इनटू कर दूंगा मैं इसका 5/100, इनटू 5/100। तो डियर मुझे आप एक काम करो, मुझे आप एक काम करो, क्रेडिट साइड में बताओ क्या क्या दे रखा है। सर क्रेडिट साइड में एक तो 60,000 का कैश रेमिटेंस है और 10,000 का क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, माइनस ये होगी क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में आपके पास 15,000 का ओपनिंग स्टॉक है। ठीक है, और क्या क्या आपके पास 45,000 के गुड सेंट है। ठीक है, और आपके पास क्या क्या है 7,000 का एक्सपेंस है। बस यही 3 आइटम है, ये आपकी डेबिट साइड है। इसका हमें क्या करना है, 5% कमीशन निकाल लेना है। ठीक, 5% कमीशन तो निकाल लो, कितना आ रहा है 70 माइनस 67 और इनटू में आपका 5%, तो 3,000 इंटू 5%, लो जी 150 रुपीज का आपका कमीशन आ गया ब्रांच मैनेजर का। अब ये जो कमीशन है डियर यहां पे हम डाल देंगे 150। सर अगर क्वेश्चन में लिखा होता आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो डियर आफ्टर चार्जिंग के केस में ये जो 100 होता, अगर ये आफ्टर चार्जिंग होता तो डियर इसको मैं 100 की जगह 105 लेता। ठीक, ये रीजन इसका ये है कि आफ्टर चार्जिंग में हमें ये तो नहीं पता कि मैनेजर का कमीशन कितना है, बट इतना जरूर पता है कि डेबिट साइड में मैनेजर का कमीशन भी होना चाहिए माइनस करते टाइम। भाई आपको ये खुद माइनस करना था तब इसका 5% निकलता, लेकिन ये तो अमाउंट आपके पास है ही नहीं। इसका मतलब जब आप प्रॉफिट निकालोगे इसको माइनस करने से पहले जैसे आपने अभी निकाला उसमें ऑलरेडी उसका कमीशन जुड़ा हुआ होता ऑलरेडी, तो मैं 100 की जगह 105 से डिवाइड करता। अगर आफ्टर चार्जिंग की लैंग्वेज लिखी हो तो ये करना, बिफोर चार्जिंग में डायरेक्ट जो प्रॉफिट निकलेगा उसका 5% कमीशन आपको मैनेजर को दे देना है। ठीक है, हाँ सर दे दिया। अब निकाल लो डियर आपका बचा हुआ प्रॉफिट, तो 3,000 में से 150 माइनस कर दो, ये आ गया आपका 2850। ये है आपका जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। बस ये था आपका छोटा सा क्वेश्चन, 70,000 और 70,000।
एक बार वीडियो पॉज करो, उसको नोट करो, फिर मैं आपको लेके चलता हूं आगे डियर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। प्लीज नोट इट डाउन। ऑल राइट, आई होप आपने इसको लिख लिया है। अब आ जाओ नीचे वाले पार्ट पे, इसको भी नोट कर लो। इतने में थोड़ा सा चढ़ना मरीच पी लेता हूं। डन। क्या आपने इसको कर लिया है? ऑल राइट डियर, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 और कॉन्सेप्ट नंबर 1। अब आते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पे। अगला कॉन्सेप्ट आ जाओ, लिखो यहां पे कॉन्सेप्ट नंबर 2। हेडिंग डाल दो कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2, प्रिपरेशन ऑफ ब्रांच डेटर्स अकाउंट। ब्रांच डेटर्स अकाउंट इंक्लूडिंग कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग फिगर्स। कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग फिगर्स, ठीक। अब डियर, अब यहां पे मैं आपको एक बार वापस से फॉर्मेट दिखाता हूं। फॉर्मेट ब्रांच अकाउंट का देखो, कहां गया, ये रहा। मैंने आपको बताया था कि ब्रांच अकाउंट के अंदर डेटर्स की कुछ डिटेल्स आती हैं। सबसे पहले तो उसका ओपनिंग बैलेंस, कहां गया, ये रहा डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद जो कैश कलेक्ट हुआ डेटर से डियर, कैश कलेक्टेड, वो हम रेमिटेंस में जोड़ के यहाँ पे ब्रांच ब्रांच जो है हेड ऑफिस को भेज देती है। कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स और कैश सेल्स मिला के टोटल कैश रेमिटेंस बनता है। रेमिटेंस मतलब जो पैसा ब्रांच ने हेड ऑफिस को भेजा, ठीक। और जो बचा हुआ डेटर्स का बैलेंस है उसको हम यहां पे दिखा देते हैं। इसका रीजन ये है कि आपको सेल्स दिखाने की जरूरत यहां पे नहीं पड़ती, ना कैश सेल ना क्रेडिट सेल। हाँ, कैश सेल का अमाउंट तो आ ही जाता है इनडायरेक्टली, जो कैश रिसीव्ड है उसके अंदर, लेकिन जो क्रेडिट सेल है डियर वो नहीं आती, क्योंकि हमने कैश कलेक्टेड यहां पे दिखा दिया डेटर्स से, और आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है डेटर्स का वो यहां पे दिखा दिया। तो अगर आप इन सबका टोटल करोगे, डेबिट साइड ओपनिंग, क्रेडिट साइड क्लोजिंग और आपका कैश कलेक्टेड, तो जो बैलेंस बचेगा डियर वो ऑटोमेटिकली सेल्स बचता है। ऑटोमेटिकली सेल्स प्लस डेटर से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन, चाहे डिस्काउंट अलाउड हो, बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्ट हुआ हो, बिल डिसऑनर हो गया हो, डेटर फिर से पैदा हो गए हो, आपने डेटर्स को किसी को रेंडर कर दिया हो, लो जी मेरे क्रेडिटर को पेमेंट कर दो, कोई भी ट्रांजैक्शन इसके अंदर नहीं आती। बट क्योंकि आपको ओपनिंग बैलेंस डेटर्स का यहां पे दिखाना है, क्लोजिंग बैलेंस दिखाना है और कैश कलेक्टेड चाहिए होता है आपको, और अगर इन तीनों में से एक भी आइटम गायब हुआ तो आप ब्रांच अकाउंट नहीं बना पाओगे। इसीलिए डियर आपको क्या करना है, मिसिंग फिगर्स निकालने के लिए डेटर्स अकाउंट का फुल फ्लेजेड फॉर्मेट आना चाहिए, और कुछ कॉन्सेप्ट आपको पता होनी चाहिए डेटर से रिलेटेड। वैसे तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन आज हम उसको और रिफाइन करके पढ़ेंगे डियर, और डिटेल के अंदर। तो आ जाओ मेरे साथ यहां पे आपका डेटर्स अकाउंट पे, मेरे साथ निकाल लो आपका डेटर्स अकाउंट। लिखो यहां पे डेटर्स अकाउंट, फॉर्मेट बना लो डेटर्स अकाउंट का। सर हमें डेटर्स अकाउंट आता है बनाना, अभी पता लग जाएगा कितना आता है, अभी पता लग जाएगा। डेटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट बनाओ फॉर्मेट।
अभी आइडिया लग जाएगा कितना डेटर्स अकाउंट का फॉर्मेट आपको आता है डियर, कितना आता है। ठीक है, डेटर्स अकाउंट। ऑल राइट, शुरू करते हैं डेटर्स अकाउंट का फॉर्मेट। मैं आपको बता दूं, ब्रांच अकाउंट के अंदर सिर्फ तीन ही चीजें आती हैं डेटर्स से रिलेटेड। एक आपका ओपनिंग डेटर्स, एक आपका क्लोजिंग डेटर्स, और एक आपका कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। तो पक्का 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 या तो वो ओपनिंग डेटर्स गायब करेगा, या फिर वो क्लोजिंग डेटर्स गायब करेगा, या फिर वो कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स क्वेश्चन से गायब करेगा। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या करना है डियर, बाकी सारे आइटम पुट कर देने हैं, और बाकी जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो ही आपका बैलेंस बचेगा, चाहे वो ओपनिंग बैलेंस हो, चाहे वो क्लोजिंग हो, चाहे वो कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स हो। तो यहां लिखो सबसे पहले टू बैलेंस बीडी, ये आपका ओपनिंग बैलेंस आ गया। क्रेडिट साइड में आएगा बाय बैलेंस सीडी, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया। यहां आ गया बाय कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। ठीक, अब मान लेते हैं आपको ओपनिंग बैलेंस गायब करके दे दिया। तो डियर, ओपनिंग बैलेंस जब गायब करके देगा तो डेफिनेटली आपको ये दोनों पता होने चाहिए, ये तो गिवन होता ही है। लेकिन वो फिर भी यहां से कैश कलेक्टेड भी गायब कर देता है। अगर दो मिसिंग फिगर्स हैं तो उस केस में आपको ध्यान रखना है, जो कैश कलेक्टेड होगा डियर वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकाल सकते हो, इधर देखो। कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, फ्रॉम डेटर्स इज इक्वल टू टोटल रेमिटेंसेस, टोटल रेमिटेंसेस जो ब्रांच ने हेड ऑफिस को भेजा होगा पैसा। टोटल कैश रेमिटेंसेस, जो पैसा ब्रांच ने हेड ऑफिस को भेजा, उसमें से माइनस कर दो कैश सेल्स, और उसमें से माइनस कर दो कैश इन ट्रांजिट। ये बात आप ध्यान रखना। क्या मतलब, मान लेते हैं डियर, ब्रांच ने टोटल पैसा 10 लाख रुपए अपने हेड ऑफिस को भेजा। यार 10 लाख के अंदर कैश सेल्स भी होनी चाहिए, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स भी होना चाहिए, और कुछ पैसा रास्ते में है ट्रांजिट में, ये भी होना चाहिए। तो आपको टोटल पैसा तो पता लग गया ना कि ब्रांच ने कितना पैसा हेड ऑफिस को भेजा। उसमें से अगर आप आपका सेल्स हटा दोगे, कैश सेल, और ट्रांजिट वाला पैसा हटा दोगे, तो कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स आ जाएगा। ठीक, और जैसे ही कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स आएगा, उसको आप पुट कर देंगे अपने डेटर्स अकाउंट में बाय कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब डियर, डेटर्स के अंदर क्या क्या आता है। डेटर्स पैदा होते हैं आपकी क्रेडिट सेल्स से, तो डेबिट साइड में आएगी आपकी क्रेडिट सेल्स, टू क्रेडिट सेल्स। ठीक, अब डेटर्स को कम करने वाले आइटम्स डियर कौन कौन से होते हैं। एक होते हैं आपके सबसे पहले बैड डेट्स, तो क्रेडिट साइड में आएंगे आपके बैड डेट्स। ध्यान देना, ये ब्रांच अकाउंट में नहीं आते, क्रेडिट सेल ब्रांच अकाउंट में नहीं आती। अब जितने भी आइटम बचेंगे उनमें से कोई सा भी आइटम ब्रांच अकाउंट में नहीं आता। सिर्फ तीन ही आइटम ब्रांच अकाउंट में आते हैं, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस और कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। यही आपको मिस करके देगा वो। ठीक है, तो पहले मेरे साथ पूरा फॉर्मेट बना लो डेटर्स को कम करने वाले आइटम से। तो पहला आइटम हो गया आपका बैड डेट्स, इसके अलावा डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इससे भी आपके डेटर्स कम हो जाते हैं डियर। इसके अलावा आपका बिल्स रिसीवेबल, अगर आपने बिल एक्सेप्ट करवा लिया तो बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, इसके अलावा आपकी सेल्स रिटर्न, बाय सेल्स रिटर्न, या फिर रिटर्न इनवर्ड, किसी भी नाम से आपको दिया हो सकता है। और इसके अलावा आपके अलाउंसेस, बाय अलाउंसेस टू डेटर्स, टू डेटर्स अलाउंसेस। ठीक है, तो ये आपके कुछ आइटम होते हैं जो आपके डेटर्स अकाउंट में आ सकते हैं डियर, क्रेडिट साइड में। ये सारे आइटम्स आपके डेटर्स को रिड्यूस करते हैं। ठीक, अब डेटर्स को बढ़ाने वाले आइटम से पहला ओपनिंग बैलेंस, दूसरा क्रेडिट सेल, तीसरा अगर ये बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो जाए डियर, डिसऑनर हो जाए, तो यहां आएगा डेबिट साइड में टू बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड।
उस केस में आपके डेटर्स फिर से पैदा हो जाते हैं। ठीक है, अब एक और आइटम होता है कभी कभार क्वेश्चन में, वैसे वो आएगा नहीं, इतना लंबा क्वेश्चन आता नहीं है, वो है आपका एंडोर्समेंट टू क्रेडिटर्स। तो क्रेडिट साइड में डेटर्स को रिड्यूस करने वाला एक और आइटम हो सकता है, वो है आपका क्रेडिटर्स एंडोर्समेंट। इसका मतलब क्या है बताता हूं डियर। आपने अपने डेटर को बोल दिया भाई उसको पेमेंट कर दियो, उसको किसको, मेरे क्रेडिटर को, तो आपके डेटर कम हो जाएंगे, क्रेडिटर से क्रेडिटर भी कम हो जाएंगे, एंट्री पास होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, इसकी पोस्टिंग आएगी क्रेडिट साइड में आपके बाय क्रेडिटर्स के नाम से एंडोर्समेंट। ठीक है, ये था आपका फुल फ्लेजेड फॉर्मेट आपके डेटर्स अकाउंट का। अब डियर आपको क्या करना है, एक बार इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लो, फिर मैं आपको लेके चलता हूं आपकी कुछ और इंपॉर्टेंट बातों पे, कुछ और इंपॉर्टेंट बातों पे, प्लीज नोट इट डाउन। डन, क्या आपने इसको लिख लिया है, क्या आपने इसको लिख लिया है? यस सर लिख लिया है। हाँ तो ऑल राइट डियर, अब आ जाओ मेरे साथ आपके क्वेश्चन पे। आई होप आपने इसको नोट कर लिया है, बट क्वेश्चन पे आने से पहले कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जो मुझे आपको बतानी थी, लिखो यहां पे। कॉन्सेप्ट नंबर 3, कॉन्सेप्ट नंबर 3, सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स। देखो इसमें पहला एलिमेंट होता है डायरेक्ट परचेजेस, डायरेक्ट परचेजेस ऑफ गुड्स बाय द ब्रांच, बाय द ब्रांच। इसको समझते हैं एक छोटे से एग्जांपल से। देखो मान लो आपके पास एक शॉप है, और ये जो शॉप है डियर ये हेड ऑफिस की एक ब्रांच है, ब्रांच। मान लो आप यहां पे बैठे हो, ठीक है, आप यहां पे बैठे हो और आपके पास एक कस्टमर आया, कस्टमर आया, ये आपका पीछे गोदाम है, गोडाउन, गोडाउन, सारा माल यहां पे हेड ऑफिस भेजता है, सारा माल हेड ऑफिस भेजता है। ठीक, जैसे मैं अपना पर्सनल एग्जांपल लेता हूं, मैं एक बार अपनी शॉप पे बैठा था, मेडिकल स्टोर था हमारा, और मेडिकल स्टोर पे एक क्या था मैं भूल गया, विक्स की डब्बी आती है, VACKX, विक्स की डब्बी आती है ना, वो लगाने वाली बाम, बाम होता है वो एक, ठीक है, बाम, मुझे उसका पूरा नाम याद नहीं है, विक्स का ही डब्बा था शायद वो। एक कस्टमर आया और कस्टमर बोलता भैया हम मुझे ये वाली डब्बी चाहिए, ये बॉक्स चाहिए विक्स वाला, जिसकी कॉस्ट 50 रुपीज का सेल प्राइस था डियर। अब मेरे फादर ने देखा यार ये डब्बी तो खत्म हो रही है, अब क्या करें, तो उन्होंने बोला, मुझे बोला मेरे फादर ने, तू एक काम कर, ये 50 रुपीज पकड़, दूसरी दुकान से ले आ, और कस्टमर को इतने में बोल देता हूँ बस पीछे गोदाम में रखिए, अभी अभी ला रहे हैं। मैंने कहा पापा ये 50 रुपीज की जो विक्स हमें पड़ रही है, मैं दूसरी दुकान से लाऊंगा और इसको 50 की ही दे देंगे? तो कहने लगे हाँ MRP पे देनी पड़ेगी, हमारे पास खत्म हो रही है ना। तो मैंने कहा इसका फायदा क्या है, उनको बोल दो दूसरी दुकान से ले ले। पापा ने कहा ना, कस्टमर वापस नहीं भेजना, अगर वो दूसरी दुकान पे चला गया तो फिर वो वहीं से सामान खरीदता रहेगा, आज हमें इससे प्रॉफिट नहीं हो रहा, लेकिन कल ये दोबारा आएगा और ये प्रॉफिट देके जाएगा। तो सेम वे में डियर जब ब्रांच के पास माल खत्म हो रहा होता है, गुड्स आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है जो हेड ऑफिस से आता है, उस केस में ब्रांच अपने कस्टमर को लूज नहीं करती, वो लोकल मार्केट से माल खरीद लेती है, लोकल मार्केट से माल खरीद के कस्टमर को बेच देती है, राइट।
उस केस में आपका जो एक्सपेंस है वो हेड ऑफिस रिकॉर्ड करता है। हेड ऑफिस कैसे रिकॉर्ड करता है मैं आपको बताता हूं। यूजुअली ये जो माल खरीदा जाता है डियर, ये क्रेडिट पे खरीदा जाता है, क्योंकि अगर कैश में खरीदा जाएगा तो यार फिर आपका जो कैश का रेमिटेंस है वो कम हो जाएगा। भाई ब्रांच ने अगर कैश यूज किया हेड ऑफिस का, तो हेड ऑफिस को जब ब्रांच पैसे भेजेगी तो वो कम पैसे भेजेगी। लेकिन अगर ब्रांच माल खरीदेगी क्रेडिट पे, तो उसकी एंट्री जो हेड ऑफिस है वो पास करेगा। वो क्या एंट्री करेगा वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, लिखो यहां पे लिखो डायरेक्ट परचेज की एंट्री। यहां पे लिखो डायरेक्ट परचेज की एंट्री, ब्रांच अकाउंट डेबिट। ब्रांच अकाउंट डेबिट, ये आपका एक्सपेंस हो गया गुड्स का, जो ब्रांच ने किया है, लेकिन खर्चा आपका माना जाएगा हेड ऑफिस का। और टू आपका क्रेडिटर्स, टू आपका क्रेडिटर्स, ये आपकी परचेज फ्रॉम लोकल मार्केट है। परचेज फ्रॉम लोकल मार्केट, ठीक है। अगर ब्रांच खुद माल खरीद लेती है लोकल मार्केट से, तो ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड में जैसे आप लिखते हो ना टू कैश बैंक, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, वैसे ही आ जाएगा टू आपका क्रेडिटर्स। ठीक है, तो ये एंट्री होती है आपके पहले डायरेक्ट परचेज की, जो कि ब्रांच खुद कर सकती है। ये था आपका पहला आइटम, ये था आपका पहला आइटम डियर। आप दूसरा लिखो, दूसरी स्पेशल ट्रांजैक्शन, दूसरा स्पेशल एलिमेंट, दूसरा स्पेशल एलिमेंट, गुड्स इन ट्रांजिट। गुड्स इन ट्रांजिट, इसका मतलब क्या है बताता हूं। इसका मतलब होता है गुड्स सेंट टू ब्रांच, गुड्स सेंट टू ब्रांच बट नॉट रिसीव्ड बाय द ब्रांच, बाय द ब्रांच। इसका ट्रीटमेंट क्या करना है डियर मैं आपको बताता हूं। यहां पे जब आप ब्रांच अकाउंट बनाएंगे, ब्रांच अकाउंट, ब्रांच अकाउंट, तो ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड में आप लिखते हो टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। डियर, इस गुड्स सेंट के अंदर टोटल माल आएगा, टोटल गुड्स जो ब्रांच ने रिसीव कर लिया, और वो भी आएगा जो ब्रांच ने रिसीव नहीं किया, यानी कि इन ट्रांजिट वाला माल। तो यहां पे टोटल हो जाएगा किसका, रिसीव्ड बाय ब्रांच और प्लस नॉट रिसीव्ड बाय ब्रांच, बाय ब्रांच। ये है आपका गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट। बस आपको एक चीज और करनी है, जब आप ब्रांच अकाउंट को क्लोज करेंगे और पता चलता है कि एंड तक अभी भी माल रास्ते में ही है, अभी भी ब्रांच को रिसीव नहीं हुआ, तो आप क्या करोगे डियर, इसका क्लोजिंग स्टॉक भी दिखाओगे बाय बैलेंस सीडी। तो जब हम यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे ना, क्लोजिंग स्टॉक, तो इसमें एक तो वो माल आएगा जो ब्रांच के पास है विद ब्रांच, और दूसरा वो माल आएगा जो आपके ट्रांजिट में है, इन ट्रांजिट। यानी कि आपको क्या करना है, इस माल का क्लोजिंग स्टॉक यहां पे दिखा देना है, क्योंकि ये माल अभी बिका नहीं है। तो बस यही ट्रीटमेंट होता है इसको रिकॉर्ड करने का। और इसकी जो एंट्री पास होती है डियर, इसकी तो कोई एंट्री पास नहीं होगी, क्योंकि वो गुड सेंट टू ब्रांच में ही भेज दिया जाएगा, उस पर जोड़ के भेजा जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको निकालने के लिए, क्लोजिंग स्टॉक को निकालने के लिए एंट्री पास होती है आपका स्टॉक इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट और टू आपका ब्रांच अकाउंट। ये आपकी एंट्री पास हो जाएगी। ठीक है, ये था आपका ट्रीटमेंट गुड्स सेंट टू ब्रांच बट नॉट रिसीव्ड बाय द ब्रांच, यानी कि गुड्स इन ट्रांजिट। एक बार इन दोनों का ट्रीटमेंट प्लीज लिख लो, फिर मैं आपको एक आखिरी पॉइंट लिखवाता हूं, फिर हम क्वेश्चन पे चलते हैं डियर, फिर हम करेंगे आपका क्वेश्चन। प्लीज नोट इट डाउन, इसको लिख लो, फिर हम चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे।
अब डियर इसके नीचे वाला पार्ट भी एक बार कॉपी कर लो एंट्री के साथ। फिर एक लास्ट पॉइंट नोट करते हैं, फिर हम चलते हैं आगे। डन डन। ऑल राइट डियर, आई होप आपने इसको लिख लिया है। ऑल राइट डियर, अब आ जाओ मेरे साथ आगे अगले कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट मतलब कॉन्सेप्ट तो थर्ड ही चल रहा है, इसके अंदर लिखो आपका अगला पॉइंट। इसके अंदर लिखो पॉइंट नंबर 3। थर्ड पॉइंट, कैश या फिर चेक्स इन ट्रांजिट। कैश या फिर चेक्स इन ट्रांजिट। चेक्स इन ट्रांजिट। कभी कभार क्या होता है, जैसे ब्रांच जो है, ब्रांच वो कैश भेजती है डियर, कैश या फिर चेक भेजती है आपके हेड ऑफिस को। तो वो कैश अगर हेड ऑफिस ने रिसीव कर लिया तो बल्ले बल्ले, नहीं रिसीव किया तो डियर ब्रांच ने तो वो भेज ही दिया है ना। तो उस केस में क्या किया जाता है, उसको रेमिटेंस में जोड़ के दिखा दिया जाता है। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या करना है, इसमें जब आप दिखाओगे यहां पे ब्रांच अकाउंट, ब्रांच अकाउंट, तो ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट साइड में जब आप दिखाते हो आपका बाय कैश रेमिटेंस, इस रेमिटेंस के अंदर तीन चीजें आएंगी। एक तो आपकी कैश सेल, दूसरा आपका कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, और तीसरा आपका कैश या फिर चेक इन ट्रांजिट। तो बस यही इसका ट्रीटमेंट है और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है डियर। यही इसका छोटा सा ट्रीटमेंट होता है, इसको आपको यहाँ पे रेमिटेंस के अंदर जोड़ के दिखा देना है। ठीक है, रेमिटेंस के अंदर। बाकी ट्रीटमेंट्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं डियर। अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले इसको नोट कर लो जल्दी से, 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट कह रहा हूं 20 सेकंड के अंदर, फिर मैं आपको लेके चलता हूं एक क्वेश्चन पे, प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। प्लीज नोट इट डाउन। डन। ऑल राइट डियर, अब आ जाओ मेरे साथ आपके क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे आ जाओ मेरे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपको क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है डियर। सेम क्वेश्चन है, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है और आपका कमीशन निकालना है मैनेजर का। ये आप अपने आप करेंगे सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 4, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वैसे तो अगले दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा। एक एडिशनल पॉइंट है जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, बस वो छोटा सा ही पॉइंट है, बताता हूं क्या है। देखो, बकिंगम ब्रोस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, बकिंगम ब्रोस बॉम्बे हैव अ ब्रांच एट नागपुर। नागपुर में इनकी ब्रांच है। दे सेंड गुड्स एट कॉस्ट टू देयर ब्रांच एट नागपुर। ठीक है, ये अपना जो माल है वो कॉस्ट पे बेचते हैं। हाउएवर डायरेक्ट परचेजेस आर आल्सो मेड बाय द ब्रांच। ब्रांच खुद भी कुछ माल खरीदती है डायरेक्टली, फॉर विच पेमेंट्स आर मेड एट हेड ऑफिस, जिसकी पेमेंट हेड ऑफिस बाद में करता है। ठीक है, हाँ सर। ऑल द डेली कलेक्शंस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ब्रांच टू द हेड ऑफिस।
सारा पैसा जो ब्रांच होता है, जो भी कलेक्शन होता है, वो हेड ऑफिस को भेज दिया जाता है, राइट। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर नागपुर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस बाय डेटर्स मेथड। तो आपको क्या करना है, नागपुर ब्रांच अकाउंट बनाना है डेटर्स मेथड से, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले आपको क्या दिया है। ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है इम्प्रेस्ड कैश। डियर, इम्प्रेस्ड वर्ड जब भी आपको दिया हो तो ध्यान रखना ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दोनों सेम होने चाहिए। अरे, इम्प्रेस्ड का मतलब होता है, बचपन में हमने पढ़ा था, इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश। इम्प्रेस सिस्टम का मतलब होता है कि पेटी कैशियर को एक कैश दिया जाता है और जितना उसका खर्चा होता है बाद में उतना ही कैश उसको दे दिया जाता है जितना उसका खर्चा हुआ। तो अल्टीमेटली उसके पास उतना ही कैश बचता है जितना आपने पहले दिया था। हाँ सर, पता नहीं क्या क्या बोल दिया आपने। अगर मैं आपको 2,000 रुपए दूं, ये देखो 2,000, तो आपके पास स्टार्टिंग में कितना पैसा है, 2,000। अब आप कितना भी पैसा खर्चो, आपकी पॉकेट में मैं एंड में 2,000 ही छोड़ूंगा। तो इसी को बोलते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम, यानी कि जितना पैसा दिया था दोबारा उतना ही देना, दोबारा उतना ही बैलेंस आपको रिइंबर्स कर दिया जाएगा, ताकि आपके पास फिर से वो पैसा हो जाए जो स्टार्टिंग में था। इसी को बोलते हैं इम्प्रेस सिस्टम। तो इसका ओपनिंग बैलेंस कैश का दे रखा है, इम्प्रेस का 2,000। सन्ड्री डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है 25। स्टॉक का बैलेंस दे रखा है ट्रांसफर फ्रॉम एचओ 24,000 और डायरेक्ट परचेज आपको दे रखी है 16,000। क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रिंटिंग में प्रॉब्लम है डियर, ये 4 ओपनिंग बैलेंस आपको दिए हैं, ध्यान रखना, क्योंकि नीचे आ गई आपकी सेल्स, ठीक है। तो ये चारों का ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है। स्टॉक का 2 तरीके का बैलेंस है, ट्रांसफर फ्रॉम एचओ और आपकी डायरेक्ट परचेज, इन दोनों को जोड़ के दिखाएंगे टोटल। उसके बाद आपको दिया है कैश सेल, ये आपकी रेमिटेंस में ऐड हो जाएगा। क्रेडिट साइड में दिखाते हो ना आप रेमिटेंस, क्रेडिट सेल आपके डेटर्स अकाउंट में जाएंगी, डेटर्स अकाउंट, इसको उसमें रिकॉर्ड नहीं करते ब्रांच अकाउंट में। डायरेक्ट परचेज डियर, ये क्रेडिटर्स के नाम से डेबिट साइड में आएगा। एंट्री में आपको लिखवा चुका हूं, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, ठीक है। उसके बाद रिटर्न्स फ्रॉम कस्टमर्स, सेल्स रिटर्न डियर, ये आपके डेटर्स अकाउंट में आएगा, डेटर्स अकाउंट यहां नहीं आता है। गुड सेंट टू ब्रांच फ्रॉम एचओ, ये आएगा डेबिट साइड में, गुड सेंट टू ब्रांच। ट्रांसफर फ्रॉम एचओ फॉर पेटी कैश एक्सपेंसेस 4,000, ये डेबिट साइड में आएगा। हेड ऑफिस ने ब्रांच को पेटी कैश का एक्सपेंस भेजा, पैसा भेजा, तो यहां आएगा डियर 4,000 रुपए डेबिट साइड में। उसके बाद बैड डेट्स, डेटर्स अकाउंट में जाता है। बैड डेट्स को रिकॉर्ड नहीं करते ब्रांच अकाउंट में, डेटर्स अकाउंट का खेल है। डिस्काउंट टू कस्टमर्स अगेन आपका डेटर्स अकाउंट, ये भी नहीं आता। उसके बाद रेमिटेंसेस टू हेड ऑफिस, कितना पैसा ब्रांच ने हेड ऑफिस को भेजा। सबसे पहले रिसीव्ड बाय हेड ऑफिस 1,65,000। रेमिटेंस टू एचओ नॉट रिसीव्ड बाय एचओ सो फार, मैंने आपको बताया था जो पैसा इन ट्रांजिट होगा डियर, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। टोटल रेमिटेंसेस दोनों को जोड़ के दिखाएंगे। टोटल पैसा 1,70,000 जो है वो आपकी क्रेडिट साइड में आएगा ब्रांच अकाउंट की, बाय कैश अकाउंट के नाम से, ठीक है। उसके बाद ब्रांच एक्सपेंस डायरेक्टली पेड बाय हेड ऑफिस 30,000, ये एक्सपेंस है, डेबिट साइड में आएगा क्योंकि हेड ऑफिस ने डायरेक्टली पे किया है। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हैं डियर आपको अगले तीनों चारों, एक तो स्टॉक दे रखा है, डायरेक्ट परचेज, ट्रांसफर फ्रॉम एचओ 15, इन दोनों को जोड़ के दिखाएंगे स्टॉक का बैलेंस। डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस आपको नहीं दिया, यहां पे हम बनाएंगे डियर आपके डेटर्स अकाउंट। क्या आपको पॉइंट समझ में आया? हम क्या बनाएंगे, आपका डेटर्स अकाउंट, ताकि क्लोजिंग बैलेंस उसका निकाल सकें, ठीक है। इसके अलावा आपको दे रखा है इम्प्रेस्ड कैश, यहां पे आंख बंद करके 2,000 लिख दो, मतलब खोल के लिखना, बंद करके लिखोगे राइटिंग गंदी आएगी। तो इम्प्रेस्ड कैश जब भी आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हो तो भैया क्लोजिंग उसका सेम ही रहा होगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं इम्प्रेस सिस्टम ऑफ कैश। अच्छा, अगर क्लोजिंग दिया होता तो उतना ही मैं यहां पे ओपनिंग लिख देता, ठीक। इसके बाद पेटी कैश एक्सपेंस का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 4,000, ये एज इट इज लिख देंगे। ऑल राइट डियर। अच्छा, एक चीज और, यहां पे ना
पेटी कैश एक्सपेंस दे रखा है क्लोजिंग बैलेंस। अच्छा, और यहाँ पे पेटी कैश का एक्सपेंस जो हेड ऑफिस ने भेजा वो आपको दे रखा है। ओके, 4000। और ऊपर आपको क्या कर रखा है, बैलेंस दे रखा है इम्प्रेस्ड कैश का 2000। नहीं ठीक है, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। नहीं ठीक है, इसका कुछ नहीं करना डियर। नहीं ठीक है, क्वेश्चन ठीक है। यहां पे ना देखो, आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा है इम्प्रेस्ड कैश का। ये ओपनिंग बैलेंस डियर पेटी कैश का ही बैलेंस होता है। तो पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस 2000 है। उसके अलावा आपको दे रखा है जो हेड ऑफिस ने ट्रांसफर किया 4000, यानी कि 2000 पहले था, 4000 और भेज दिया। ठीक है, तो टोटल बैलेंस जो ब्रांच के पास होना चाहिए था वो 6000 होना चाहिए था। लेकिन एंड में आके ब्रांच के पास कितना पैसा बचा, इम्प्रेस्ड का 2000 माइनस 2000। तो ब्रांच ने कितना पैसा खर्च दिया, 4000। वैसे ये हमें दिखाना नहीं है क्वेश्चन में, दिखाना नहीं है, बट मुझे आपको बताना है कि अगर क्वेश्चन में आपको ये गायब करके दे दे कि कितना पैसा हेड ऑफिस ने पेटी कैश के नाम पे ट्रांसफर किया, तो डियर उसके लिए आप अपना एक पेटी कैश अकाउंट भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बना के दिखा दूंगा, ठीक है। बट हमें इसकी जरूरत नहीं है अभी के लिए, क्योंकि ये बैलेंस आपको ऑलरेडी दे रखा है जो हमें ब्रांच अकाउंट के अंदर दिखाना है। ओपनिंग बैलेंस 2000, क्लोजिंग भी 2000 आएगा, और जो हेड ऑफिस ने ट्रांसफर किया 4000 डेबिट साइड में वो भी आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ डियर आपके फॉर्मेट पे, आ जाओ मेरे साथ, बनाओ यहाँ पे, बना लो मेरे साथ। आपका हेडिंग डाल लो, बुक्स ऑफ। क्वेश्चन में आपको नाम क्या दिया है, क्वेश्चन में आपको नाम दिया है आपका बकिंगम, बुक्स ऑफ बकिंगम ब्रोज बॉम्बे। तो यहां पे लिखो बुक्स ऑफ बकिंगम ब्रोज। खतरनाक नाम है, बकिंगम पैलेस वैसे वहां पे है शायद यूके में, पता नहीं कहां पे है। बकिंगम ब्रोज। और ये ब्रांच कौन सी है आपके पास, बॉम्बे नागपुर ब्रांच है। बॉम्बे नागपुर ब्रांच अकाउंट, नागपुर ब्रांच अकाउंट, ठीक, नागपुर ब्रांच अकाउंट। फॉर्मेट बना लो जल्दी से। ऑल राइट डियर, तो यहां पे आपको सबसे पहले 4 ओपनिंग बैलेंस दिए हैं जिसमें से एक कंबाइन करके आपको दिखाना है। तो डेबिट साइड में सबसे पहले लिखो यहां पे टू बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी। डियर बैलेंस बीडी में आपके पास 4 तरीके के बैलेंस हैं। सबसे पहला है आपका स्टॉक। स्टॉक में आपको 2 तरीके का स्टॉक दिया है, एक वो स्टॉक जो हेड ऑफिस ने ट्रांसफर किया, एक वो स्टॉक जो डायरेक्ट परचेज से खरीदा गया है। तो 24,000 और 16,000 दोनों यहां पे ऐड कर देंगे, ठीक है, 24,000 16,000। एक स्टॉक वो है जो डायरेक्ट परचेज किया गया, एक स्टॉक वो जो हेड ऑफिस ने भेजा, दोनों का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, टोटल आ जाएगा 40। ठीक, इसके अलावा आपको क्वेश्चन में दे रखा है डियर इम्प्रेस्ड कैश, इम्प्रेस्ड कैश। तो यहां पे आ जाएगा, और एक डेटर्स का बैलेंस दिया 25,000, ठीक है। तो यहां लिखो आपका इम्प्रेस्ड कैश 2000, और ओपनिंग बैलेंस दिया है डेटर्स का 25,000। ये आ गया आपका ओपनिंग बैलेंस। अब अगला आइटम आएगा गुड्स सेंट टू ब्रांच। तो टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, ये देखते हैं आपको क्वेश्चन में कितना दिया है। गुड्स सेंट टू ब्रांच दिया डियर 60,000 का, 60,000 का दिया है, और आपको डायरेक्ट परचेज भी दिए हैं 45,000 की। तो एक काम करो, तो एक काम करो, यहां पे लिखो, यहां पे लिखो आपका गुड्स सेंट टू ब्रांच 60,000, और टू क्रेडिटर्स, डायरेक्ट परचेज 45,000, 45,000, ठीक है। गुड्स सेंट टू ब्रांच 60 और क्रेडिटर्स डायरेक्ट परचेज आपकी 45,000।
अब आपको कुछ एक्सपेंसेस भी यहाँ पे दे रखे हैं डियर, जो हेड ऑफिस ने किए होंगे और जो हेड ऑफिस ने भेजे होंगे, सिर्फ वही आपको लिखने हैं। तो क्या दिया है, कैश सेल, क्रेडिट सेल, डायरेक्ट परचेज, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर आता नहीं है, गुड्स सेंट टू ब्रांच लिख दिया, ट्रांसफर फ्रॉम पेटी कैश का एक्सपेंस जो हेड ऑफिस ने पैसा भेजा आपके ब्रांच को, कितना दिया हुआ है आपका 4000। तो यहां लिखो डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट, कैश सेंट फॉर पेटी एक्सपेंस, कैश सेंट फॉर पेटी एक्सपेंस 4000। तो जी ये आ गया आपका 4000। अब डियर, आप देखते हैं आपके पास क्रेडिट साइड वाले कौन कौन से आइटम्स हैं। क्रेडिट साइड वाले, तो एक तो आपको दे रखी है कैश सेल, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि आपको क्वेश्चन में कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर नहीं दिया। अगर दिया होता तो कैश कलेक्टेड प्लस कैश सेल मिला के बन जाता आपका टोटल रेमिटेंस। मजे की बात पता है क्या है, आपको ऑलरेडी रेमिटेंस दे रखा है, डिस्काउंट इसमें आता नहीं है, बैड डेट नहीं आता, रेमिटेंस टू एचओ ये रहा 165 और जो रास्ते में है वो 5000 है। टोटल रेमिटेंस आपको ऑलरेडी दे रखी है डियर 1,70,000। तो यहां लिखो आपके क्रेडिट साइड में लिखो बाय कैश अकाउंट, क्रेडिट साइड में लिखो बाय कैश, रेमिटेंसेस, रेमिटेंसेस इसमें 1,65,000 और प्लस आपका 5,000, ये दोनों यहां पे ऐड हो जाएगा डियर, दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके लिखो 1,70,000 यहां पे आ रहा है, 170। अब इसके अलावा क्वेश्चन में आपको एक आइटम और दिया है, आगे क्या दिया है, ब्रांच एक्सपेंसेस डायरेक्टली पेड बाय एचओ, ये भी आएगा डियर डेबिट साइड में, ये डेबिट साइड में आएगा। उसके बाद आपको सारे क्लोजिंग बैलेंस दिए हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखो आपका डेबिट साइड में फिर से टू कैश अकाउंट, एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली हेड ऑफिस ने पे किया 30,000। अब क्रेडिट साइड में यहां पे लिख दो आपका बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस। तो यहां पे डियर क्लोजिंग बैलेंस में अगेन आपका एक तो स्टॉक आएगा, एक आपका इंप्रेस्ड कैश आएगा और तीसरा आएंगे आपके डेटर्स। डेटर्स आपको नहीं दिए, आपको वर्किंग नोट वन में डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा, डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। स्टॉक आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, कितना दिया है दोनों का, 10 और 15, 25,000। और अच्छा पेटी कैश एक्सपेंस का भी क्लोजिंग बैलेंस है, नहीं पेटी कैश एक्सपेंस का क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, ये तो अलग से पेटी कैश एक्सपेंस है। हाँ तो यहां पे लिखो क्लोजिंग बैलेंस डियर, क्लोजिंग बैलेंस इंप्रेस्ड कैश का 2000 जितना पहले था, और स्टॉक में आएगा 10 प्लस 15 यानी कि 25,000। और डेटर्स का बैलेंस आपको निकालना पड़ेगा। सर वो पेटी कैश एक्सपेंस का क्या, जो आपने क्लोजिंग बैलेंस में नीचे दे रखा है डियर, वो पेटी कैश एक्सपेंस है जो ब्रांच ने खुद किया है। ठीक है, ब्रांच को हेड ऑफिस ने 2,000 रुपए भेजे स्टार्टिंग में, फिर 4,000 और भेजे, 2,000 भेजे, 4,000 भेजे, टोटल हो गया 6। उसमें से 4,000 ब्रांच ने पेटी कैश का एक्सपेंस किया, जो हम ब्रांच अकाउंट में नहीं लिखते, सिर्फ वो लिखते हैं जो आपने अपनी ब्रांच को भेजा। ठीक है, और ब्रांच के पास अब 2,000 बचे हैं, ये वही 2,000 है, यानी कि मैच करके आपको सारी चीजें दे रखी हैं क्वेश्चन। मैं एक अकाउंट बना के दिखा दूंगा कि ये मैच कैसे हो रहा है। ठीक है, अब डेटर्स आपको निकालने पड़ेंगे, तो नीचे आ जाओ मेरे साथ वर्किंग नोट वन पे। वर्किंग नोट वन, डेटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट
डेटर्स से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है डियर वो आपको यहां पे पोस्ट कर देनी है। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया है। एक तो ओपनिंग बैलेंस देखते हैं कितना कितना दिया है टू बैलेंस बीडी। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस कितना है आपका 25,000, तो यहां लिखो 25,000। उसके अलावा आपको दिया है क्रेडिट सेल्स, तो डेबिट साइड में लिखो आपकी क्रेडिट सेल कितनी गिवन है आपकी 1,30,000। एक बार डियर चेक कर लेते हैं सेल्स आपको कितनी दे रखी है। ये क्रेडिट सेल आपको दिए 31, उसके बाद रिटर्न दिया है 3,000, उसके बाद बैड डेट्स दिया 1,000, डिस्काउंट दिया है 2,000 और क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। ठीक है, यही आपको आइटम दिए डेटर्स के। सारे आइटम यहां पे पोस्ट कर देंगे डियर, सारे आइटम्स। 1,30,000 का क्लोजिंग बैलेंस और क्रेडिट साइड में आएगा आपका रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड 3,000, इसके अलावा आपको दिया डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड और बैड डेट्स। बैड डेट्स 1,000 है, डिस्काउंट अलाउड आपका 2,000 है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो है आपका कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स बाय कैश अकाउंट, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। मजे की बात बताऊं, ये आपको क्वेश्चन में नहीं दिया। अगर आप ये यहां नहीं लिख पाए डियर, तो यार आप मुझे बताओ क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालोगे। अरे मुझे बताओ ना यार, क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालोगे बैलेंसिंग फिगर से, अगर दो आइटम गायब हो जाएंगे तो डियर दूसरा आइटम कैश कलेक्टेड आप निकाल सकते हो। पता है कैसे? इधर देखो, क्वेश्चन में आपको दिया है कि टोटल रेमिटेंस जो ब्रांच ने हेड ऑफिस को पैसा भेजा वो है 1,70,000। और पता है 1,70,000 में क्या क्या होता है? इसमें एक तो कैश सेल होती है और दूसरा कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स होता है। और आपको क्वेश्चन में कैश सेल दी है। अगर मैं टोटल रेमिटेंस में से कैश सेल हटा दूंगा तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स आ जाएगा। ये बात मैं आपको ऑलरेडी ऊपर बता चुका था। ये रहा डियर, कहां गया, ये रहा। कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स इज इक्वल टू टोटल कैश रेमिटेंस माइनस कैश सेल माइनस कैश इन ट्रांजिट। इसमें इन ट्रांजिट तो है नहीं, खाली कैश सेल है। तो बस अब एक काम करो, यहां पे आप एक काम करो, कलेक्शन फ्रॉम डेटर निकालने के लिए टोटल रेमिटेंस 1,70,000 में से माइनस कर दो आपकी कैश सेल। और कैश सेल डियर आपको क्वेश्चन में दी है, कैश सेल आपको क्वेश्चन में दी है आपकी 45,000 की। तो यहां निकल के आ रहा है कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स 1,25,000। अब अगर आप ध्यान से देखोगे 170 के अंदर 45,000 कैश सेल है और 125 आपका कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स है। ठीक है, ऑल राइट डियर। अब आप निकाल लो क्लोजिंग डेटर्स, बताओ कितना आ रहा है। टोटल आ गया 155, 155 माइनस कर देंगे 3,000, माइनस कर देंगे 2,000, माइनस कर देंगे 1,000, माइनस कर देंगे 125,000। तो क्लोजिंग बैलेंस निकल के आएगा 24,000 डियर, 24,000। 1,55,000, इस 24,000 को ऊपर पोस्ट कर दो। अब यहां टोटल कर दो तीनों क्लोजिंग बैलेंस का, 25, 24, 2, 51,000। बस अब हम निकाल लेंगे आपकी ब्रांच का प्रॉफिट या लॉस। तो टोटल करते हैं ब्रांच अकाउंट का, देखते हैं कौन सी साइड ज्यादा आ रही है। टोटल आ रहा है यहाँ पे 7 और 5 12, 51,000 प्लस 170। डियर टोटल निकल के आ रहा है आपका 2,21,000 और क्रेडिट साइड ही आपकी ज्यादा है। डेबिट साइड का टोटल माइनस कर दो, -40 -2 -25 -60 -45 -34। ये लो 15,000 का प्रॉफिट डियर यहां पे निकल के आ रहा है आपका।
टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपका 15,000। ये था आपका ब्रांच अकाउंट 2,21,000। अब इसमें एक आखिरी काम डियर करना बाकी है, ये रहा पेटी कैश अकाउंट। ये क्यों बनवा रहा हूं डियर, इसको बनवाने का एक पर्पस है। इसको बनवाने का एक पर्पस है, वो क्या है बताता हूं। यहां पे आपको ओपनिंग बैलेंस दिया है 2,000, और क्योंकि ये इम्प्रेस्ड सिस्टम था, इम्प्रेस सिस्टम में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस सेम होता है, ये बात आप ध्यान रखना। तो यहां पे क्रेडिट साइड में आएगा बाय बैलेंस सीडी 2,000। आपने जो कैश भेजा अपनी ब्रांच को, डेबिट साइड में आएगा टू कैश, सेंड टू ब्रांच 4,000। तो डियर क्रेडिट साइड में निकल के आएगा आपका बाय पेटी एक्सपेंस, बाय पेटी कैश एक्सपेंस। ध्यान रखना ये क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, 4,000। आपको क्या करना होता है, ये जो आइटम है ये आपकी ब्रांच अकाउंट के अंदर दिखाना होता है, और ये भी दिखाना होता है, और ये भी दिखाना होता है। तो अगर क्वेश्चन में इन तीनों में से कोई भी आइटम गायब किया तो आप मेमोरेंडम पेटी कैश अकाउंट बना लेना, ओपनिंग क्लोजिंग और क्रेडिट साइड में पेटी कैश एक्सपेंस, डेबिट साइड में निकल के आएगा वो कैश जो आपने अपनी ब्रांच को भेजा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका टोटल, और यहां पे खत्म होता है फाइनली आपका क्वेश्चन। अब वीडियो पॉज करो, मैं आपको लिखने का मौका देता हूं, फिर हम चलते हैं डियर अगले क्वेश्चन पे। प्लीज नोट इट डाउन। आई होप आपने इसको कर लिया है। अब आ जाओ डियर आगे नीचे वाले पार्ट पे, डेटर्स अकाउंट और आपका मेमोरेंडम पेटी कैश अकाउंट। डन हो गया। ऑल राइट डियर, तो ये था आपका क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अब आते हैं डियर अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीके ट्रेडर्स ऑफ असम। डियर ये आपका खत्म होने वाला है मेथड, जो आपका डेटर्स मेथड है। बस इसमें इनवॉइस प्राइस वाला केस बचेगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। कॉस्ट वाला पूरा सारा केस आपका कवर हो चुका है, ठीक है। आ जाओ फिफ्थ क्वेश्चन। DK Traders of Assam has a branch at Mumbai. Branch receives all supply of goods from the head office. From the following particulars relating to Mumbai branch for the year ending on 31 March, prepare a branch account and a goods sent to branch account in the books of head office. तो आपको दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डेटर, ओपनिंग पेटी कैश। गुड्स सेंट टू ब्रांच 80, गुड्स रिटर्न्ड 800। ये आप जानते हो ये सारे डेबिट साइड में आएंगे डियर, रिटर्न्स नहीं आता, ये डेटर अकाउंट में आता है। कैश सेल आप जानते हो रेमिटेंस में आती है, क्रेडिट सेल डेटर्स अकाउंट में आती है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर दे रखा है, तो डियर 72 और 18,800 ये दोनों मिलके बनती हैं आपकी रेमिटेंसेस, दोनों मिलके बनती है रेमिटेंसेस, ठीक है, जो क्रेडिट साइड में आती हैं बाय कैश के नाम से। बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड आपको दे रखा है, ये डेटर्स अकाउंट में आएगा। कैश सेंट टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, ये डेबिट हो जाएंगे टू कैश। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है क्रेडिट, क्लोजिंग पेटी कैश दे रखा है 300। ये हो गया आपका क्रेडिट साइड में आएगा, ठीक है। और ब्रांच डेटर्स आपको दे रखे हैं 31 मार्च 2023 पे गायब। तो अब आप क्या करोगे, आपको डेटर्स अकाउंट यहां पे प्रिपेयर करना है डियर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसमें मुझे एक चीज एक्सप्लेन करने दो, ये आप अपने आप कर लोगे। ऑल राइट डियर, तो यहां पे अच्छा पेटी एक्सपेंस ऑलरेडी आपको दे रखा है, ठीक है, ऑलरेडी दे रखा है, तो ये दोनों आपके डेबिट साइड में आ जाएंगे। कुछ नहीं है डियर,
बस आपको डेटर्स अकाउंट प्रिपेयर करके क्या करना है, आपके क्लोजिंग डेटर निकाल लेने हैं। सेम क्वेश्चन है, ये आपको अपने आप करना है सेल्फ। ठीक है, गुड सेंड टू ब्रांच में ध्यान रखना, रिटर्न भी दे रखी है डियर। ओ सॉरी सॉरी डियर, एक चीज और, ये सेल्स रिटर्न नहीं है, ये गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच है। ये क्रेडिट साइड में आएगा गुड सेंड टू ब्रांच के नाम से, और ये डेबिट साइड में आएगा गुड सेंड टू ब्रांच के नाम से, और दोनों की पोस्टिंग गुड सेंड टू ब्रांच में भी होगी। तो बचा हुआ बैलेंस आप ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देंगे। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं बातें, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये आप अपने आप कर लेंगे। ठीक है, यहां पे मैं आज के सेशन को ओवर करता हूं डियर। मिलूंगा आपसे अगले सेशन में इनवॉइस प्राइस वाले मेथड को लेके। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।